नमस्कार साथियों। आइए हर बार की तरह आज के करंट अफेयर को हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि 22 जून 2022 का होगा। तो आज के करंट अफेयर को हम देखेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को ही योग दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः लोग विश्व संगीत दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, इसकी जानकारी को नहीं रख पाते हैं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनको भी उनके साथ जानना ज़रूरी है, उनको भी मैंने अटैच किया है उन PDF में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप PDF के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं PDF डाल देता हूँ, जस्ट आप लिंक उसका पा सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे इसके संग क्यों मनाया जाता है, इसका पर्पस मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, रिलैक्स होने के लिए संगीत से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। संगीत सुनने से इंसान को सुकून का एहसास होता है। डॉक्टर भी संगीत को सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं। संगीत को लेकर हुए अध्ययनों से पता चला है कि संगीत शरीर में बदलाव लाता है, जो स्वास्थ्य में सुधार करता है। दोस्तों, इसके अलावा संगीत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा लोगों के लिए एक ऐसा विकल्प है, जिससे कि जो मरीज होते हैं, अवसाद और जो निराशा के शिकार होते हैं, उनसे ये बाहर निकालता है। संगीत थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है ऐसे लोगों को निराशा और अवसाद से बाहर निकालने के लिए। और बहुत सारे तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। संगीत दिवस, दोस्तों, इसका इतिहास के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है। विश्व संगीत दिवस मनाने की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। सबसे पहले ये फ्रांस में मनाया गया था सबसे पहले, और सबसे पहले 1982 में मनाया गया था। तो ये दिया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं पहला संगीत, और इसका थीम के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है। जैसा कि देख सकते हैं, संगीत दिवस 2022 की थीम चौराहों पर संगीत है, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। तो आज के ये जो थीम है इस संगीत दिवस 2022 की, इसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा। इस थीम पर इस साल के सभी कार्यक्रम जो भी आगे आयोजित होंगे, ये सभी इसी थीम पर आयोजित होंगे। तो संगीत दिवस का उद्देश्य जो होता है, दुनिया भर के गायकों और संगीतकारों का जो संगीत के क्षेत्र में जो होता है, उसमें योगदान को जो सम्मान एक प्रकार से देना होता है। दोस्तों, अगर इसके महत्व की बात करें तो मानसिक शांति के लिए एक संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। आज के इस भागदौड़ जीवन में, जो चूहा दौड़ जो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में चल रहा है, जो लाइफस्टाइल है बिजी लोगों की, उसमें दो पल जो सुकून देने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो रूप जो अदा निभाता है संगीत, उसका मतलब कि काफ़ी दो पल सुकून जो देता है, वो एक बहुत ही काफ़ी अच्छा बेहतर विकल्प होता है। अगर आप अकेले हैं तो संगीत आपका अच्छा साथी बन सकता है। संगीत दिल को खुशी देने का भी काम करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं संगीत कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसका क्या इतिहास है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जून। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में भी मैं यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देने का प्रयास किया है। क्यों पड़ी इस दिन की ज़रूरत, क्या है इसका मतलब। दोस्तों, दिसंबर साल 2000 में
संयुक्त राष्ट्र ने 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का फैसला लिया था। तब से हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस को इंग्लिश में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पे मनाया जाता है। यह दिन उन शरणार्थियों को समर्पित किया गया है जिन्हें उनके घर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था। इस दिन का मकसद नए देशों में जो शरणार्थियों के लिए सहानुभूति और सही सोच का निर्माण करना है, ताकि जो भी दूसरे देश में शरणार्थी गए हैं उनके प्रति वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों की क्या सोच है, उनके प्रति क्या सहानुभूति है, उसका एक अच्छे से निर्माण करना इसकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आगे देखते हैं इसका इतिहास के बारे में बात करें तो दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का फैसला लिया था। तब से लेकर हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए एक संस्था भी बनाई गई है। इस संस्था का नाम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह संस्था विश्व भर में शरणार्थियों के मदद के लिए काम करती है। तो जैसे कि यहाँ कुछ फैक्ट्स और डाटा के बारे में भी मैंने बात किया हुआ है। 10 करोड़ लोग विस्थापित, UNHRC जिसका फुल फॉर्म आपने अभी देखा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो UNHRC जो 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि यह तय है कि जल्द ही दुनिया में कुल विस्थापित लोगों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। बस यह देखना है कि कब तक होता है। मगर इसी साल 2022 की शुरुआत में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और कुछ अन्य देशों में नए आंतरिक विस्थापन के कारण शरणार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। UNHCR के मुताबिक विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो गई है, यानी अब दुनिया में हर 78 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति विस्थापित है। समझ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में मैंने बात किया है। और आगे भी आप देख सकते हैं दुनिया का हर तीसरा विस्थापित शरणार्थी है। यहाँ पे आप काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात किया हूँ। तो आगे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी बात किया है कि शरणार्थी किसे कहते हैं। दोस्तों, शरणार्थी किसे माना जाए, इसकी एक टारगेटेड जो डिफिनीशन है, एक परिभाषा है। UN ने जो यूनाइटेड नेशन है, शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में इस शब्द को परिभाषित किया है। एक शरणार्थी वह है, एक रिफ्यूजी वह है जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उसे प्रताड़ित किए जाने के डर के कारण अपने मूल देश में लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक हो। इसका सीधा सा मतलब समझिए, जैसे कि इंडिया में भी कांग्रेस और बीजेपी है। मान लीजिए आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अगर कांग्रेस को पसंद और लाइक करने की वजह से आप प्रताड़ना या किसी अन्य समस्याओं का सामना करते हैं बीजेपी द्वारा, अन्य जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जो कि विपक्ष में है, तो उसके द्वारा जो महसूस करने के वजह से अगर आप अपने मूल देश को छोड़ के किसी और देश में चले जाते हैं, उसके निर्णयों से, उसके जो भी जो नए नए जो रूल बना रहा है गवर्नमेंट, उससे जैसे कि GST आया, नोटबंदी आया, जैसे कि अभी अग्निपथ या अग्निवीर आ गया,
तो जैसे कृषि कानून बिल आया था जिसको तो वापस ले लिया गया है, तो जिससे कि आप असमर्थ हैं इन रूल्स से, इन जितने भी इनके वजह से अगर आप देश को छोड़ते हैं और इनके वजह से मूल देश में, जो कि मूल देश आपका है, वहाँ पे लौटने में असमर्थ और इच्छुक हैं, तो आपको शरणार्थी मान लिया जाएगा। दोस्तों कई बार होता है कि आपदा, बाढ़, संघर्ष, कोई महामारी, युद्ध, पलायन, इन सबों में किसी एक कारण भी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर होना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी आपको शरणार्थी ही माना जाता है और कहा जाता है, जो कि दोनों डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्वेश्वरी टूडू ने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह उड़ीसा में हुआ है। दोस्तों ये उड़ीसा में हुआ है और वहाँ के जो जनजाति मामले और जल शक्ति मंत्री हैं विश्वेश्वर टूडे, उन्होंने ही इसकी वहाँ पे आधारशिला रखी है, उद्घाटन किया है, जिसके बारे में भी मैंने यहाँ पे फैक्ट्स को देने का प्रयास किया है। जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको संरक्षित और करने और कृषि में एक अलग तकनीक और एक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन दोनों मेलों का जो प्रारंभ किया गया है, जो कि 24 जून को समाप्त हो जाएगा। और अगर वहाँ के हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करें, वहाँ का राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। दोस्तों और कुछ उड़ीसा की बात आई है तो उसके आधार पर मैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। तो उड़ीसा का दोस्तों अगर हम शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, जो कि 700 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, मूलतः यह ईश्वर के लिए किया जाने वाला मंदिर नृत्य था। और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि वहाँ के जो व्हीलर द्वीप था, वहाँ का व्हीलर द्वीप के नाम को बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था, जिसके बारे में आपको मालूम ही होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की कैपिटल है, तो भुवनेश्वर में की गई थी। दोस्तों इसका आयोजन करने का सीधा सा मकसद था कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को रखा है कोयले मंत्रालय ने। तो इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय जो सचिव हैं VK तिवारी ने, उनका स्टेटमेंट है कि वर्ष 2030 तक 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि कोयला जो गैसीकरण है वो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है हमारा। कोयले को जलाने की तुलना में कोयला गैसीकरण को स्वच्छ विकल्प माना जाता है। सीधा सा मतलब है कोयला जलाने से जो वातावरण, जो एटमॉस्फेयर हमारा प्रदूषित होता है, उसकी तुलना में कोयला गैसीकरण को उससे स्वच्छ प्रक्रिया माना जाता है, उससे स्वच्छ माना जाता है। प्रदूषण की संभावना कम होती है इससे। कोयला गैसीकरण जो होता है रासायनिक गुणों के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पे एक और लाइन मैंने दिया है, कोयले का इन सीटू गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है, इसे कुएं के माध्यम से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस का मतलब क्या था। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 समिट का आयोजन
करने का मकसद क्या था और क्यों आयोजित किया गया था। यहाँ पे मैंने नेशनल मिनरल कांग्रेस जो मीटिंग हुई थी उसका भी फिगर दिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा पेमान। फातिमा पेमान ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। दोस्तों फातिमा पेमान जो कि सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। दोस्तों पेमान ने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की 6ठी सीनेट सीट का दावा किया जिसने लेबर पार्टी की तकदीर को बदल दी है। पेमान 27 जो कि उनकी एज है, सीनेट के इतिहास में तीसरी सबसे कम उम्र का सीनेटर बन गई हैं। दोस्तों उनका स्टेटमेंट भी दिया गया है, मैंने मेंशन कर दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले कि मैं एक अफ़गान या मुस्लिम हूँ, मैं एक ऑस्ट्रेलियाई लेबर सीनेटर हूँ। सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, चाहे उनकी आस्था, पृष्ठभूमि, संस्कृति, पहचान, उम्र या क्षमता कुछ भी हो। उनका कहना है कि मैं अपने प्रथम राष्ट्र में, जो कि उनका प्रथम राष्ट्र अफ़गान था, अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आई हैं, तो मैं अपने प्रथम राष्ट्र में शामिल लोगों सहित सभी का प्रतिनिधित्व करूँगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि उनके हिजाब पहनने के विचार से चुनाव को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ इसीलिए नहीं कि इस्लामोफोबिया मीडिया में व्याप्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो युवा लड़कियाँ हिजाब पहनने का फैसला करती हैं वे वास्तव में इसे गर्व के साथ करें, यह जानते हुए करें कि उन्हें इसे पहनने का पूरा अधिकार है। पेमान जब 8 वर्ष की थीं तब वह अफ़गानिस्तान छोड़कर अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आई थीं। तो इन्हीं सब कारणों के अपने चुनाव में जो इन्होंने जीत हासिल किया है, सबसे कम उम्र का जो सीनेटर हैं, और उसके साथ जो इन्होंने इस्लामोफोबिया का खुल के जो मीडिया में अपने स्टेटमेंट को दिया है, इसके कारण ये न्यूज़ में बनी हैं और पहली महिला बन गई हैं जो कि जो पहन के गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संसद में हिजाब को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल किस तिथि को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो कि कल ही मनाया गया था। अभी एक दिन ही पुराना ये न्यूज़ है कि हर साल किस तिथि को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर इसके हम इतिहास की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश बर्नवाल प्रबुद्ध सोसाइटी के, 21 जून का यह दिन, उनका कहना है कि जो 21 जून का यह दिन होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और उनका क्या मतलब, ये हम लोग जीके में पढ़ते भी हैं कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। इसीलिए 21 जून का जो दिन है वो वर्ष का सबसे लंबा भी दिन है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। तो पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आप इसको याद रखेंगे कि पहली बार यह जो दिवस है 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। और उन्होंने कुछ बातें कही थी जो कि मैं मेंशन कर दूंगा इस पीडीएफ में। जैसे कि उन्होंने कहा था कि योग भारत की एक प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति जो प्रदान करने वाला है, तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक
समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करता है, जो कि सही भी है दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा था कि यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह एक चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन में निपटने में मदद कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। जिसके बाद नरेंद्र मोदी के ये जो भाषण के बाद उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जो कि आप याद रखिएगा। प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी? 11 दिसंबर 2014 को। और नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था, और जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय लिया गया पूर्ण बहुमत से पारित करने में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सारे फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? FIH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो दोस्तों हाल ही में FIH हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में जो रैंकिंग है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर आपके सामने दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे शीर्ष पे रहा है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग की बात करें तो ये एक पायदान नीचे फिसल गई है, जबकि महिला हॉकी टीम को फ़ायदा हुआ है। दोस्तों FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक विश्व रैंकिंग जो होती है उसको जारी करती है, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम एक नई सूची जारी की है, जिसमें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम एक स्थान फिसल कर चौथे पर आ गई है, जो कि पहले तीसरे स्थान पर थी। वहीं महिला हॉकी टीम है जो भारत की, एक स्थान का फायदा मिलने के बाद वो छठे स्थान पर पहुंच गई है। तो ये था FIH वर्ल्ड रैंकिंग की रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो शीर्ष पे है वो ऑस्ट्रेलिया है, और भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो भारत का भी स्थान बता सकते हैं। एक स्थान फिसल कर चौथे पर आ गया है, तो भारत का स्थान चौथा है। यहाँ पे फैक्ट्स को मैंने मेंशन कर दिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। R रविंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? दोस्तों R रविंद्रन एक फोटो जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि 69 वर्ष के थे। वह एक कई फोटोग्राफी पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके थे, और भी काफ़ी उनके बारे में, जैसे कि मंडल आंदोलन के दौरान जो राजीव गोस्वामी की खुद को आग लगाने वाली प्रतिष्ठित तस्वीर के लिए भी ये जाने जाते थे। R रविंद्रन जो कि काफ़ी फेमस थे। उन्होंने 1973 में एक टेली प्रिंटर ऑपरेटर के रूप में अपना करियर की शुरुआत की थी, और बाद में एक फ़ोटोग्राफ़र बन गए थे। तो ये सब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। R रविंद्रन जो कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे पेशे से, इनकी मौत हो गई। 69 वर्ष के थे ये। यहाँ पे इनके बारे में फैक्ट्स को मैंने साझा कर दिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हॉस्पिटल ने बांग्लादेश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है? दोस्तों इसका सही आंसर है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने बांग्लादेश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु बरुआ बंगाल के जो शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, दिव्येंदु बरुआ। इनका यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, जो कि
आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये हैं दिव्येंदु बरुआ, जो कि बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी 10 क्वेश्चंस की, वो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्द मैं इसको 10 से 15 क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि डेली 15 क्वेश्चंस का एक सीरीज आए। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।